हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चाइनीज़ कॉमेडी मूवी जिसका नाम है मेकिंग फैमिली ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये मूवी है टे बॉन्ग नाम के एक 9 साल के लड़के की जो अपनी मॉम के साथ कोरिया में रहता है और हर आम बच्चों की तरह अपनी भी एक कंप्लीट फैमिली चाहता है, यानी मॉम डैड दोनों के साथ। पर टे बॉन्ग स्पर्म डोनेशन के थ्रू हुआ है, इसीलिए उसके डैड उसके साथ नहीं रहते और ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानता है। तो इसीलिए स्कूल में जब उसे एक फैमिली ड्राइंग बनाने को बोलते हैं तो वो कुछ ऐसी ड्राइंग बनाता है, जिस वजह से स्कूल वाले उसकी कंप्लेन उसकी मॉम के एक फ्रेंड जोंग से कर देते हैं, क्योंकि उसकी मॉम जनरली काम में बिजी रहती हैं। जोंग एक डॉक्टर है और वो टे बॉन्ग से पूछता है कि उसने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई, जिस पे टे बॉन्ग बोलता है कि उसे पता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया और पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। जो सुनकर जोंग शॉक होता है एंड आई वाज लाइक शॉक मत हो, उम्र छोटी है सोच नहीं। जोंग उससे पूछता है कि क्या उसे पूरा प्रोसेस A to Z पता है, जिस पे टे बॉन्ग बोलता है कि हाँ वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है और उससे अपने डैड के बारे में पूछता है। टे बॉन्ग बोलता है कि उसकी मॉम ने ये पूरा प्रोसेस US में रहकर किया है और तब उसने ही यानी जोंग ने ही ये सब कुछ हैंडल किया था, तो उसके पास उसके डैड की इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। पर जोंग बोलता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो उसे उसके डैड के बारे में नहीं बता सकता, जिस पे टे बॉन्ग बोलता है कि इतनी नॉलेज तो इस नाचीज के पास भी है, पर फिर भी वो अपने डैड से कांटेक्ट रखना चाहता है, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में अगर उसे कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए या फिर कभी उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े और इन सब में उसकी मॉम हेल्प ना कर सके तो एटलीस्ट उसके पास उसके फादर का कॉन्टैक्ट एड्रेस तो होगा। कुछ भी कहो पर बच्चा बड़ा तेज है। खैर जोंग बोलता है कि उसे लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके डैड ने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि ऐसी सिचुएशन में वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, पर अभी वो उसे उनका एड्रेस नहीं दे सकता। तो टे बॉन्ग भी अपना दिमाग लगाता है, उसे पता है कि जोंग उसकी मॉम को लाइक करता है, तो वो उसे बहाने से बाहर भेज देता है, ये बोलकर कि उसकी मॉम भी उसके साथ आई हैं और वो बाहर ही उसका वेट कर रही हैं। जो सुनकर जोंग तुरंत उसकी मॉम से मिलने चला जाता है और इधर टे बॉन्ग उसके सिस्टम के डाटा को चोरी करके उसके डैड की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। मैं ना कहती थी कि लड़का तेज है। नेक्स्ट सीन में वो सीधा उसके डैड के एड्रेस पे पहुंच जाता है, जिनका नाम किम है, पर उसे देखते ही टे बॉन्ग वाज लाइक ई हमरा बापू ना हो सकत और सॉरी बोलकर जाने लगता है, पर वो आदमी सच में किम ही होता है जो उसे रोक लेता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। वहीं टे बॉन्ग की मॉम को देखते हैं, जिसका नाम मी ओंग है, जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर है और ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहती है। उसे जोंग की कॉल आती है जो उसे टे बॉन्ग के बारे में बताता है। तो अगले सीन में मी योंग उसके क्लिनिक आती है और जोंग उसे बताता है कि टे बॉन्ग ने उसके सिस्टम को हैक करके उसके बायोलॉजिकल फादर की इन्फॉर्मेशन निकाल ली और उससे मिलने भी गया था और वहीं उसे किम से भी मिलवाता है, ये बोलकर कि यही टे बॉन्ग का रियल फादर है। पर किम बोलता है कि वो रियल फादर नहीं है, इसमें बस नाम उसका है, बाकी सब कुछ उसके दोस्त का है। और एक स्टोरी बताता है कि जब वो US में अपनी पढ़ाई कर रहा था तब ली यान नाम का एक चाइनीज लड़का उसका दोस्त हुआ करता था। एक बार क्लास के लड़कों में ये शर्त लगी कि उन सभी में से सबसे हेल्दी बॉडी किसकी है और इसके लिए उन्होंने स्पर्म डोनेशन की शर्त लगाई और चूंकि तब उसे यानी किम को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने भी शर्त लगा ली, पर वो इतनी ड्रिंक करता था कि ऑब्वियसली वो डोनेशन के लिए सेलेक्ट नहीं होता, तो इसलिए उसने अपनी जगह ली यान को भेज दिया और इस तरह से टे बॉन्ग का पापा बदल गया। किम प्रेजेंट में मी यॉन को ली यान का एड्रेस देता है और बताता है कि जब टे बॉन्ग उससे मिलने आया था तो उसके जिद की वजह से उसने उसे भी ली यान का एड्रेस दे दिया, ये सोचकर कि वो थोड़ी अपने डैड से मिलने चाइना चला जाएगा। पर इधर टे बॉन्ग तो अपना बैग पैक करके चाइना के लिए निकल पड़ता है। वहीं चाइना में मिलते हैं ली यान से, जो एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है और अभी उसके ऊपर किसी फेमस आर्टिस्ट के काम चुराने का इल्ज़ाम लगा है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान है। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट उन्हें कहते हैं जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे या डिज़ाइन पे अपना काम करते हैं। मैं एक पिक्चर डाल दूंगी ताकि आप समझ सके कि उनका काम कैसा होता है। तो ली यान जो अपनी लाइफ से अभी परेशान चल ही रहा था कि उसके सामने अपीयर होता है टे बॉन्ग, जो उसका एड्रेस ढूंढते ढांढते चाइना आ चुका था
वो बड़ी ही उम्मीदों के साथ उसके पास आया था और ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था और बताता है कि वो उसका बेटा है। पर ये सुनकर ली यान शॉक होता है कि ये घटना उसकी लाइफ में कभी घटी और उसे गलत एड्रेस बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। पर ते बोंग भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो रात वहीं ली यान के घर के बाहर ही बिताता है। नेक्स्ट डे वो अपने डैड यानी ली यान को देखता है जो कहीं जा रहा था, तो वो भी उसका पीछा करता है और बोर्ड पे चाइनीज में लिखकर बताता है कि उसने 10 साल पहले यूएस में स्पर्म डोनेट किया था और उसी का रिजल्ट वो आज उसका बेटा है। और ये पढ़ने के चक्कर में ली यान डिस्ट्रैक्ट होता है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं मी यॉन भी ते बोंग को ढूंढती हुई चाइना आ जाती है और सीधा ली यान के घर पहुंचती है। पर वहां कोई नहीं होता तो उसका नेबर बताता है कि ली यान एक बहुत ही बड़े होटल ओनर का बेटा है, तो वो उस होटल में जाकर उसे ढूंढे, वहां उसे उसकी जानकारी जरूर मिल जाएगी। जिसके बाद मी यॉन सीधा उस होटल में आती है और ते बोंग और ली यान को ढूंढने लग जाती है। पर तभी वहां ली यान के डैड आते हैं जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में मी यॉन को ली यान के डैड के साथ देखते हैं जो उससे पूछते हैं कि वो उनके लड़के को क्यों ढूंढ रही है। तो मी यॉन उन्हें पूरी स्टोरी बता देती है, जो जानकर ली यान की आंट यानी उसकी बुआ जी अपनी मॉम यानी ली यान की दादी माँ के पास आती हैं और बताती हैं कि उनकी जानकारी के बाहर ली यान को एक बेटा भी है। वहीं ली यान को देखते हैं जो हॉस्पिटल आकर अपने हाथों पे बैंडेज करवाता है और अगले सीन में ते बोंग के साथ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि ये किसी का बच्चा खो गया है, तो वो उसके पेरेंट्स को ढूंढ कर उसे उन तक पहुंचा दे। पर ते बोंग बोलता है कि वही यानी ली यान ही उसका पप्पा है और पुलिस भी बोलती है कि हाँ शक्ल तो मिलती है। पर ली यान बोलता है कि नहीं, वो एक चाइनीज है और वो बच्चा एक कोरियन है, ऐसे में तो वो उसका पप्पा हो ही नहीं सकता। तो पुलिस बोलती है कि कोई बात नहीं, वो कोरियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा देंगे। लेकिन जब ली यान वहां से जाने लगता है तो ते बोंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और रोते हुए बोलता है कि वही उसका फादर है और वो उसका बेटा है, तो वो प्लीज उसे छोड़कर कहीं ना जाए। पर ली यान नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। हालांकि बुरा तो उसे भी ते बोंग के लिए लगता है, पर फिर भी वो नहीं रुकता। लेकिन जब अपने घर आता है तो वहाँ उसकी दादी माँ पहले से ही मौजूद थी, जो उसे ते बोंग के बारे में पूछती हैं कि क्या सच में वो उसका ही बेटा है। जिस पे ली यान बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे भला बच्चा कैसे हो सकता है, उसका ते बोंग से कोई लेना देना नहीं है। पर दादी माँ फिर भी उसे ते बोंग के बारे में पूछती हैं कि वो कहाँ है, क्या उसने उसे घर से भगा दिया है, और पूछती हैं कि भले ही ते बोंग उसका बेटा हो या ना हो, पर फिर भी वो एक बच्चे के साथ ऐसे रूडली बिहेव कैसे कर सकता है। और तभी वहाँ मी यॉन भी आ जाती है और उसका भी सेम क्वेश्चन था, मेरा लल्ला कहाँ है। पर ली यान बोलता है कि ते बोंग अचानक से उसके सामने आ गया और उसे पप्पा कह के बुलाने लगा, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, इसीलिए वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़ आया। तो नेक्स्ट सीन में दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं, पर ते बोंग तो तब तक वहां से भी भाग चुका था और फिर से ली यान के घर पे आता है और जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो बहुत उदास होता है। उसे लगता है कि ली यान उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वहीं बैठ के रोने लगता है। लेकिन तभी उसके पास ली यान की दादी माँ आती हैं जो उसे अपने साथ अंदर ले जाती हैं। इधर मी यॉन और ली यान आपस में लड़ते झगड़ते घर वापस आ रहे थे। मी यॉन बोलती है कि वो कैसा फादर है जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता, भले ही ऑफिशियली वो फादर नहीं है पर टेक्निकली तो है ना। पर ली यान बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो किसी का फादर वादर नहीं है। जिस पे मी यॉन बोलती है होना भी नहीं चाहिए, उसके जैसा इंसान किसी का फादर होना डिजर्व ही नहीं करता। पर जब वापस ली यान के घर आती है तो वहाँ ते बोंग को देखकर रिलैक्स होती है और ते बोंग एक मैच्योर इंसान की तरह अपनी मॉम को कंसोल करता है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है, बच्चा संस्कारी है। नेक्स्ट सीन में ली यान को उसके डैड के साथ देखते हैं जो उससे पूछते हैं कि उसने पहले तो आर्टिस्ट बनने के लिए घर छोड़ा, फिर किसी का काम चोरी किया और अब अपने स्पर्म को कहीं ऐसी वैसी जगह बेच आया, आखिर खानदान का और कितना नाम रोशन करोगे बेटा। जिस पे ली यान के पास सॉरी बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहीं उसकी बुआ जी थी कि वो अलग खुश हुए जा रही थी और अपनी मॉम यानी ली यान की दादी माँ से बोलती हैं कि उनका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड तो बहुत ही क्यूट है। पर ली यान के डैड बोलते हैं कि ते बोंग और मी यॉन का उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और ली यान को बोलते हैं नेक्स्ट डे उन सबको एयरपोर्ट छोड़ आने के लिए। वही दादी माँ थी जो चुपचाप ये सब कुछ सुन रही थी। और अगले दिन जब सभी एयरपोर्ट आते हैं तो पता चलता है कि अगले 3 दिनों तक कोरिया की हर फ्लाइट बुक है, जो जानकर सभी सरप्राइज होते हैं क्योंकि ये कोई ट्रैवलिंग सीजन भी नहीं था। पर वही ते बोंग बहुत खुश था कि इसी बहाने उसे उसके डैड के साथ रहने का मौका मिलेगा। और जब वो लौट के घर आते हैं तो पता चलता है कि दादी माँ ने अचानक से सभी के होम टाउन चलने का प्लान बनाया है, जिसमें ते बोंग और मी यॉन भी शामिल है। दादी माँ मी यॉन से बोलती हैं कि आखिर वो 3 दिनों तक यहाँ रहकर क्या करेगी, इससे अच्छा है कि वो उनके साथ होम टाउन चले। इसी बहाने ते बोंग ली यान के बारे में और जान पाएगा और दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाएंगे।
तो मी यॉन भी तैयार हो जाती है। पर वहीं ली यान के लिए ये ट्रिप किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, क्योंकि ते बॉन्ग वहाँ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो पूरे रास्ते सब कुछ रिकॉर्ड करते और ली यान के साथ बक बक करते जाता है, पर उसकी यही क्यूट हरकतें दादी माँ और बुआ जी को अच्छी भी लगती हैं। ते बॉन्ग एक्साइटेड होता है कि वो अपने डैड के होम टाउन जा रहा है। वहीं होम टाउन आकर दादी माँ अपनी बहन और उनकी फैमिली से मिलती हैं और सभी मी यॉन को ली यान की वाइफ समझते हैं और दोनों को रहने के लिए सेम कमरा देते हैं। पर ली यान बोलता है कि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो अपने अलग सेपरेट रूम में रहेगा। पर ते बॉन्ग था कि वो उसके साथ ही रहना चाहता था, लेकिन मी यॉन कैसे भी करके उसे मनाकर अपने साथ ही रख लेती है। रात सभी एक साथ डिनर करते हैं और ते बॉन्ग तो ली यान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। वहीं मी यॉन उसे पूरी फैमिली के साथ डिनर करते और एंजॉय करते देखकर खुश होती है, क्योंकि ते बॉन्ग बचपन से ही अकेला रहा है। वो हमेशा से एक बिग फैमिली चाहता था, जिसमें उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके कजिन सभी हों, पर रियलिटी में फैमिली के नाम पे बस वो 2 माँ बेटे ही थे। उसी रात मी यॉन ली यान को न्यूज़ देखते देखती है, जिसमें उसी की न्यूज़ आ रही थी कि ली यान के काम को कमिटी के पास भेजा गया है, जो इन्वेस्टिगेशन करके ये बताएगी कि उसने चोरी की है या नहीं। पर अभी के लिए उसकी इमेज एक चोर की ही थी। और इधर ते बॉन्ग था, जो दादी माँ को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। वो उनसे बात करने के लिए 2-3 चाइनीज़ वर्ड भी सीखता है। वहीं दादी माँ को भी ते बॉन्ग बहुत क्यूट लगता है। ली यान भले ही उसे अपना बेटा माने या ना माने, पर वो उसे अपना ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मानने लगी थी। नेक्स्ट डे जब ली यान अपने एंसेस्टर्स के सामने प्रे कर रहा था, तो ते बॉन्ग बार बार उसे डिस्टर्ब करता है उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए। पर वो था कि उसे इग्नोर करने के लिए बॉल को दूर किक कर देता है। पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि बचपन में वो भी अपने डैड की अटेंशन गेन करने की कितनी कोशिश करता था, पर वो थे कि हमेशा काम में बिजी रहा करते थे। वो ऐसी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता है, इसीलिए ते बॉन्ग के लिए सॉरी फील करता है। नेक्स्ट सीन में तीनों यानी ते बॉन्ग, मी यॉन और ली यान को मार्केट में देखते हैं, जहां मी यॉन बीइंग अ लेडी फुल लॉन बार्गेन करती है। और मुझे लगता था कि ये लत बस हमारी इंडियन लेडीज़ में ही है। वहीं ते बॉन्ग के लिए ये ड्रीम कम ट्रू था। फाइनली वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ हाथ पकड़कर घूम रहा था। यहाँ मी यॉन एक बियर ड्रिंकिंग कंपटीशन में भी पार्ट लेती है, जिसमें अगर वो एक बाम्बू भरकर बियर ड्रिंक कर लेती है तो उसे एक पूरी बियर की कार्टन फ्री मिलेगी, वो भी पेटी पैक। तो मी यॉन भी एक बाम्बू भर के बियर ड्रिंक कर लेती है और कंपटीशन जीत भी जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि पीने के बाद नशे में वो ली यान के ऊपर ही उल्टियाँ कर देती है, पर इतना तो चलता है ना। बेचारा ली यान जैसे तैसे उसे संभालता है, अपने कपड़े साफ करता है और ये सब कुछ देख कर ते बॉन्ग बहुत एंजॉय कर रहा था। स्माइल तो देखो। उसके बाद दोनों फादर एंड सन को एक दूसरे से बातें करते देखते हैं। ली यान उसे बताता है कि बचपन में वो अपने डैड के साथ अक्सर यहाँ आया करता था, पर उसे अफसोस है कि वो उसका फादर नहीं बन सकता, क्योंकि वो ये पोजीशन डिजर्व नहीं करता। और उसे हमेशा मी यॉन का ख्याल रखने और अपने फेस पे स्माइल रखने को बोलता है। वहीं ते बॉन्ग, जो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, वो बोलता है कि वो अक्सर अपने दोस्तों से जेलस होता था कि उन सभी के पास उनके डैड हैं, पर उसके पास उसके डैड नहीं है। पर अब वो खुश है कि फाइनली उसके पास भी उसके डैड है। वो लकी है कि वो उनका बेटा है, और जैसे वो उनसे मिलकर खुश है, वैसे ही वो भी उससे मिलकर खुश होंगे और उसे अपना बेटा एक्सेप्ट करेंगे। उसे ये भी यकीन है कि एक दिन वो उसकी मॉम को भी लाइक करने लगेंगे। कितना इनोसेंट है ये। रात में दादी माँ मी यॉन को चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाती हैं, जो देख कर ली यान तो बस उसे देखता ही रहता है। वहीं उसके डैड को ते बॉन्ग और मी यॉन का उनकी फैमिली में इन्वॉल्व होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाद में ली यान मी यॉन की तारीफ भी करता है कि वो आज अच्छी लग रही है। वो उसे ते बॉन्ग के साथ अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलता है और बताता है कि आजकल वो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जिस वजह से उसका मूड ऑफ रहता है। और तभी दादी माँ की बहन उससे उसके आर्ट एग्जीबिशन के बारे में पूछ लेती हैं, जिस बात को बुआ जी कैसे भी बहाना करके टाल देती हैं कि एग्जीबिशन अभी पोस्टपोन हो गया है। पर एग्जीबिशन की बात सुनकर ली यान के डैड का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में ली यान और उसके डैड को बातें करते देखते हैं, जो उस पर नाराज होते हैं कि उसने जो भी काम किया है वो बस फैमिली का नाम खराब करने के लिए किया है। हालांकि ली यान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका विश्वास करे, उसने कोई चोरी नहीं की है। वहीं मी यॉन और ते बॉन्ग बाहर से दोनों की बातें सुन रहे थे। इधर दोनों बाप बेटी की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि ली यान गुस्से में वहां से जाने लगता है, पर मी यॉन भी उसके साथ जाती है। वो उसे गुस्से में कार ड्राइव करने से मना करती है और अपनी स्टोरी बताती है कि 10 साल पहले वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में रहती थी और एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उसका हस्बैंड गुस्से में ड्राइव करके कहीं चला गया, पर इसी में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। और तब वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, पर इन सब स्ट्रेस के चलते
उसका मिसकैरेज भी हो गया। उसके पेरेंट्स पहले से ही इस दुनिया में नहीं थे और इस इवेंट के बाद वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और ऐसे में वो खुद की एक फैमिली चाहती थी और तब उसने स्पर्म डोनेशन की हेल्प ली और ऐसे करके ते बोंग उसकी लाइफ में आ पाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वो अपने डैड को इतना मिस करेगा कि उसे ढूंढता हुआ इतनी दूर चला आएगा। पर इस मामले में वो यानी ली यान लकी है कि उसके पास आर्गूमेंट करने के लिए उसके डैड हैं। वहीं ली यान को देखते हैं जिसे मी योंग अब अट्रैक्टिव लगने लगी थी और साथ ही वो ते बोंग के साथ भी कनेक्शन फील करता है। तो घर वापस आकर वो पहली बार खुद से ते बोंग से बातें करता है, उसे अपने साथ फिशिंग करने ले जाता है, उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। पर उसी रात ली यान की दादी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और जब उन्हें हॉस्पिटल लाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें माइल्ड अटैक आया था पर अभी उनकी हालत ठीक है। लेकिन ली यान के डैड इन सब का जिम्मेदार ली यान को मानते हैं कि उसकी वजह से ही उसकी दादी माँ स्ट्रेस में रह रही थी, जिस वजह से आज उनकी ये हालत हुई है। वो मी योन और ते बोंग पे भी गुस्सा होते हैं कि दोनों की वजह से आज उनकी फैमिली प्रॉब्लम फेस कर रही है और दोनों को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। पर बेचारा ते बोंग, जिसे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो उन्हें गुस्सा करने से मना करता है। लेकिन ली यान के डैड थे कि दोनों से और रूडली बातें करते हैं, जिस वजह से ली यान भी अपने डैड से नाराज होता है और बोलता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मी योन और ते बोंग की कोई गलती नहीं है। वो हर बार खुद को सही और दूसरों को गलत समझते हैं और इसी वजह से वो भी उनसे दूर होता चला गया। लेकिन उसकी इस बदतमीजी के लिए उसके डैड उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद मी योन ते बोंग के साथ वहां से जाने लगती है। पर ली यान भी उसके साथ ही चला जाता है। बीच रास्ते में ते बोंग टैक्सी से उतरकर उस मार्केट में भाग आता है जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था और सीधा उस शॉप के पास आता है जहां उसकी मॉम ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ और सिर्फ वो फोटो लेने के लिए जो कंपटीशन जीतने के बाद तीनों की ली गई थी, जो उनकी फर्स्ट फैमिली फोटो थी। पर चूंकि काफी लेट हो चुका था और शॉप बंद थी तो वो फोटो उसे नहीं मिल पाती और ते बोंग ली यान से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका डैड है तो उसे उनके साथ होना चाहिए और उसे भी अपने साथ कोरिया चलने को बोलता है। वो अपनी मॉम से भी ली यान को समझाने की रिक्वेस्ट करता है पर मी योन ली यान की मजबूरियां समझती है, इस वजह से कुछ नहीं बोलती। वहीं ली यान, जो अब ते बोंग को अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट करने लगा था, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे जब दोनों यानी मी योन और ते बोंग होम टाउन से वापस जाने लगते हैं तो जाने से पहले ते बोंग ली यान के डैड को एक फोटो फ्रेम देता है जो उसे वहीं घर में से ही मिली थी, जिसमें ली यान और उसके डैड की फोटो थी जब ली यान बहुत ही छोटा था। ये फोटो बस ली यान के डैड को ये याद दिलाने के लिए थी कि वो आज भी अपने बेटे ली यान से बहुत प्यार करते हैं, पर अभी दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं तो वो इसे और ना बढ़ने दे बल्कि ली यान के क्लोज जाने की कोशिश करे, क्योंकि आज उसे उनकी बहुत ज़रूरत है। देखा, ते बोंग है ना होशियार, बिना कुछ कहे कितना कुछ कह गया। उसके बाद मी योन और ते बोंग वापस कोरिया आ जाते हैं और ली यान के डैड एक दिन उसके यानी ली यान के एग्जीबिशन में आते हैं, जहां जब वो उसका काम देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसका कंसेप्ट दोनों फादर एंड सन के रिलेशन पे बेस्ड था। उसके जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक कैसे दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे और उसके इस कंसेप्ट का नाम भी डिस्टेंस था। ली यान के इस काम को देखकर वो ये भी समझ जाते हैं कि उनके बेटे ने कोई चोरी नहीं की है, तो इसीलिए अगले सीन में वो सीधा कमेटी की इन्वेस्टिगेशन मीटिंग में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि भले ही उनके बेटे के काम का कंसेप्ट किसी दूसरे आर्टिस्ट के कंसेप्ट से मैच हो सकता है, पर उसके अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस और मैसेजेस जो उसने दिए हैं वो चोरी के नहीं बल्कि उसकी खुद की मेहनत है। और इसी के साथ ये क्लियर हो जाता है कि ली यान ने किसी आर्टिस्ट की चोरी नहीं की है, बल्कि उस दूसरे आर्टिस्ट ने पब्लिसिटी के लिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। वहीं कोरिया में ते बोंग अपने डैड ली यान को बहुत मिस करता है, पर अपनी मॉम की खुशी के लिए वो उनके सामने हमेशा स्माइल करता है, क्योंकि इसके लिए उसने अपने डैड से प्रॉमिस भी किया था। एक दिन ली यान को ते बोंग का एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसने उसे वो रिकॉर्डिंग सेंड की थी जो उसने वहां रहते हुए रिकॉर्ड की थी और बताता है कि वो उसे आज भी बहुत मिस करता है। यहीं ली यान के घर में हम उस फोटो को भी देखते हैं जो बियर शॉप पे ली गई थी, यानी अब ली यान भी मी योन और ते बोंग को अपनी फैमिली मानने लगा था और एक दिन उन्हें सरप्राइज देने के लिए वो कोरिया आता है और सीधा ते बोंग के स्कूल पहुंचता है जहां वो स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा था और अपने डैड को पहली बार वहां देखकर बहुत खुश होता है। उसका ये सपना ही था कि उसके डैड भी बाकी बच्चों के डैड की तरह उसके साथ स्कूल इवेंट्स पे आया करें और फाइनली ये सपना सच भी हो गया। बाद में हम तीनों को एक हैप्पी फैमिली की तरह यूनाइट देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।